गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाला जो हमारा टॉपिक था वो हमने पढ़ा था कि गुड्स को हम कैसे ट्रेन के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज की इस वीडियो के बाद में आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं। एक क्वेश्चन आपका मतलब वैसे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं, इज़ रेलवे रिसिट आज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? क्या जो रेलवे रिसिट होती है वो क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, मतलब हम किसको एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा होता है जिसमें ट्रांसफ़र करने की, हम बिल्कुल जिस्ट में बता रहे हैं। अगर आप ये समझ गए ना तो फिर वो रेलवे रिसिट अपने आप ही समझ जाएंगे। ठीक, तो बोला है कि रेलवे रिसिट को क्या हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जैसे हमारा चेक होता है, ड्राफ्ट, हुंडी होती है, और ये सारे क्या होते हैं। तो कह रहे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर हमको देखना है कि रेलवे की रिसिट जो है वो है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। क्या ये सारी की सारी क्वालिटी रेलवे रिसिट में पाई जाती हैं? अगर पाई जाती हैं तो हाँ, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और अगर नहीं पाई जाती हैं तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने रिसिट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये पहला फैक्टर होता है। हाँ, तो अभी तो पहले ये समझो कि इसका मतलब क्या है। ठीक, फिर होता है एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि उसे एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बिल लिखते थे ना, बिल एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता था। फर्स्ट ईयर क्लास में बिल का चैप्टर हम लोगों ने किया है। तो वहाँ पे क्या होता था, हम लोग क्या करते थे कि अगर ए ने बी के ऊपर बिल लिखा होता है, तो जैसे ए क्या हो जाता है, आपका ड्रॉअर हो जाता है, और बी क्या हो जाता है, आपका ड्रॉई हो जाता है। ड्रॉअर कौन होता है, लिखने वाला होता है, और ड्रॉई कौन होता है, जिसके ऊपर लिखा जाता है बिल। तो देखो, यहाँ पे ये लिखता था, फिर ये बी के पास भेजता था, तो बी इसको क्या करता था, एक्सेप्ट करता था। बी इसे एक्सेप्ट करता था। ठीक, तो ये वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाइए थर्ड, इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब समझते हो? गुड फेथ का मतलब ये कि जैसे ए ने बी के ऊपर बिल लिखा था 500 रुपये का, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए को बी से 500 रुपये लेने हैं। ठीक, अब कोई डेट लिखी होगी, मान लो 3 मंथ बाद लेने हैं या पहले में 3 मंथ बाद लेने हैं। ए को बीच में क्या पड़ जाती थी, ज़रूरत पड़ जाती थी, जब हम लोग इंडोर्समेंट ऑफ बिल लिखते करते थे, उसका क्वेश्चन करते थे। चलो नहीं भी छोड़ दो, फर्स्ट ईयर का मान लो कुछ भी नहीं आता, शुरू से समझो। ए है, ए ने बी के ऊपर बिल लिखा, ठीक, बी ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब बेटा मान लो बी को ए को ज़रूरत पड़ जाए 3 महीने से पहले पैसे की, तो वो उसको क्या कर सकता है, किसी सी पर्सन को क्या कर सकता है, बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है? बेच सकता है, और बदले में क्या कर सकता है, इससे पैसे ले सकता है। ठीक, तो ये क्या गुड, अब सी ने कैसे खरीदा है इससे बिल? गुड फेथ पे खरीदा है कि हाँ, जो आपका बिल है वो बिल्कुल ही रियल है, और मतलब ये बिल में कोई भी मतलब फ्रॉड नहीं है कहीं से भी। तो इसका जो फेथ है ना इसके ऊपर, ये क्या है, गुड फेथ की बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट दिया है ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी बिफोर मैच्योरिटी। बिफोर मैच्योरिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी को बिल ट्रांसफ़र कर रहे हो तो मैच्योरिटी डेट से पहले का होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कि आज की बात करें, अगस्त चल रहा है और हमने किसी के ऊपर 3 मंथ का बिल लिखा हुआ है, तो हमारा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो अगर नवंबर हमारी मैच्योरिटी डेट है तो डेट आने के बाद हम नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं या एक्सेप्ट करा सकते हैं किसी से बिल। हमें क्या करना पड़ेगा, मैच्योरिटी से पहले एक्सेप्ट कराना होगा, तो वो क्या होगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। देन उसके बाद दिया हुआ है द इंडोसी शुड हैव फेयर टाइटल इवन इफ द इंडोसर डज नॉट हैव वन। इसका मतलब क्या है, इसका इतनी कहानी है कि अगर ए है और बी है, ठीक, ये इंडोसर है और ये इंडोसी है, इन्होंने मान लिया कि
कहीं से किसी का चेक चुरा करके क्या कर दिया, बी को बेच दिया, मतलब बी से पैसा ले लिया बदले में चेक दे दिया, तो बी उसके लिए लायबल नहीं होगा। मतलब बी ने क्या किया है, गुड फेथ के तहत खरीदी हैं वो चीज़ें, और सारी की सारी क्या है, मतलब इसके हिसाब से तो सही है ना, चोरी किसने की, इसने की। तो कह रहा है द इंडोसी शुड हैव फेयर टाइटल्स, इंडोसी के पास क्या होना चाहिए, फेयर टाइटल होना चाहिए, कि होगा, मतलब इवन इफ द इंडोसर डज नॉट हैव, जबकि इंडोसर ने क्या किया है, चोरी की है, तो इसके पास में फेयर टाइटल तो नहीं है, लेकिन इसने चोरी करके इसको बेच दिया, इसके पास में फेयर टाइटल है, तो इसको फेयर टाइटल में कंसीडर किया जाएगा। इतनी बातें जो हैं वो बताई गई हैं कि अगर इतनी सारी क्वालिटीज़ किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर हैं तो उसे हम बोलेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर इनमें से एक भी क्वालिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं मानेंगे। अब ये बेटा तुम लोगों का दिया कहाँ है, जहाँ रेलवे रिसिट वाली कल बात बताई थी कि रेलवे रिसिट इस तरीके की होती है, और मतलब जो अथॉरिटी होती है रेलवे स्टेशन वाली, वो आपको गुड्स सेंड करने के बदले में वो रिसिट देती है, रिसिट आप क्या करते हो, बायर को दे देते हो। तो वहीं पर आपका देके रखा हुआ है, अभी बता दे रहे हैं कौन सी हेडिंग की बात है ये 7, एक सेकेंड, हाँ, जहाँ रेलवे रिसिट दिया है उसी में दिया हुआ है आगे। अब देखिएगा, इन गुड फेथ हो गया, ट्रांसपेरेंटी एंड एक्सेप्ट। अब देखो कह रहे हैं कि रेलवे रिसिट की बात चेक कर लेते हैं हम, कि रेलवे रिसिट में ये सारी चीज़ें बेटा हम ट्रांसफ़र करते हैं, बायर को देते हैं ना, कि लो भैया हमको रिसिट मिली है रेलवे से, तुम इसको क्या कर लो, ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उसके बाद में वो बायर जो होता है उसको एक्सेप्ट करता है, रिसिट को एक्सेप्ट करता है, तभी तो वो दिखा करके गुड्स लेता है। गुड फेथ होता है कि नहीं होता है, हाँ, जो बायर होता है वो सोचता है कि हाँ मतलब इस जो भी ये रिसिट है रियल है, और जो भी है, तो इनका मतलब जो फेथ होता है, इंटेंशन होता है, सही होता है, गुड फेथ की भी बात हो गई। फिर बेटा मेच्योरिटी से पहले, ट्रेन आने से पहले, मतलब ट्रेन से अगर आपको गुड्स को रिसीव करना है तो उस गुड्स को आने से पहले क्या होता है, हमको रिसिट रिसीव हो जाती है, रेलवे रिसिट जो होती है। तो ये 4 क्वालिटीज़ तो होती हैं, तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए, रेलवे रिसिट को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। लेकिन लास्ट वाली चेक करिए, ये क्या ये क्वालिटी होती है। अब देखो कि अगर इंडोर्सर जो है रेलवे की रिसिट चोरी करके किसी और पर्सन को दे दी उसने कि तुम गुड्स को रिसीव कर लेना, तो यहाँ पे जो रेलवे रिसिट रिसीव करने वाला होगा उसका भी फेयर टाइटल नहीं होगा। ये देखो, उसका भी फेयर टाइटल नहीं माना जाता है इस केस में, ना ही इंडोसर को और ना ही इंडोसी को सही माना जाता है। अब तुम अपनी बुक में देख लो, देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको पढ़ लेंगे। रेलवे रिसीट हैज़ ऑल द कैरेक्टर स्केच ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट द लास्ट कैरेक्टर स्केच मेंशन अबव। लास्ट की बात कर रहा है, दिस इज वाई इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इन 5 में से अगर ये क्वालिटी नहीं है, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, अब 5 में से अगर तुम 4 में पास हो, 70% भी लाए हो, 80-90% ले आए हो, अगर एक में फेल हो तो आप पास नहीं माने जाओगे। उसी तरीके से क्या है, ये भी है कि अगर रेलवे रिसिट में सारी क्वालिटीज़ हैं, एक नहीं है, तो उसको हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं मानेंगे। चीज़ों को जितना इजी कर लोगे ना तो आ जाएंगी। पता नहीं तुम लोगों को क्यों ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है, ऑफलाइन मैम आ जाता था, हम ही ऑफलाइन में भी हम ही पढ़ाते थे, ऑनलाइन में भी हम ही पढ़ा रहे हैं। जैसे बस ये है कि ऑफलाइन होते थे तो 2 थप्पड़ लगा देते थे तुम लोगों को, तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता था। तो लेकिन ये अपने दिमाग में बिठाओ मत कि नहीं आ रहा है। अगर तुमने ये सोच लिया कि नहीं आ रहा है ना दिमाग में, तो कतई नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा रहे जो नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा इतना एफर्ट्स हम कर सकते, तुम लोग थोड़ा सा एफर्ट्स नहीं कर सकते हो। खैर जाने दो। अब देखो इसमें देखो दिया है बेटा, एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए हैं, हैज स्टोलन द चेक ऑफ मिस्टर बी। एक कोई मिस्टर ए हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, मिस्टर बी का चेक चोरी कर लिया है और उसको मिस्टर सी को दे दिया है। मतलब इसका चेक चुरा करके किसको दे दिया, इसको दे दिया।
ठीक, तो उसे क्या इसमें बताओ, अच्छा सी की कोई गलती है? सी की कोई गलती नहीं है। सी ने तो अपना मतलब क्या है, उनका फेथ पे लिया होगा कि हाँ इनका सही होगा। हैज़ एक्सेप्टेड इन गुड फेथ, देन द टाइटल ऑफ मिस्टर सी विल नॉट बी बैड। बी का टाइटल क्या होगा? बैड नहीं माना जाएगा। लेकिन इसी जगह पे अगर ये रेलवे रिसिट की बात करता है तो सी का टाइटल जो होगा वो बैड माना जाएगा। इसीलिए रेलवे रिसिट को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखो तुम लोगों के साथ कहानी तो यही गलत होती है ना, इस चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर आप कहोगे मैम वो टर्म्स और परचेज वर्चेज दे रखा है वो भी पढ़ लो, मतलब कुछ बचना नहीं चाहिए। देखो टर्म्स, ये किस चीज़ की टर्म दी हुई हैं? टर्म दी हैं जो परचेज होता है और जो गुड्स होता है। मतलब अगर हम परचेज कर रहे हैं गुड्स का, देखिए सबसे लास्ट वाली इसमें दिया हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ परचेज एंड सेल्स। ठीक, तो इसमें ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इंक्वायरी का लेटर भेजते हैं, फिर उसके बाद में रिस्पांस आता है, वही सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन एक बार फिर भी अब दिया है अलग से तो पढ़ लो। दिया है क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो जो परचेजर होगा उसको जो भी क्वालिटी, अपना इंटरेस्ट, अपना टेस्ट, अपना प्राइस, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख करके कोई गुड्स खरीदना होगा। तो पहला हो जाएगा बेटा क्वालिटी ऑफ गुड्स, उसके बाद में हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ गुड्स। क्वांटिटी आपने किस में, अगर बुक से रीड करना चाहें तो देखो, क्वांटिटी ऑफ गुड्स में be decide upon in accordance with the measurement, weight और number of goods। जितना आपका measurement, weight कितना है, कितने नंबर हैं। अब जैसे मान लो कि पैकेट में आप लिख रहे हो तो नंबर में लिखोगे, अगर किसी चीज़ को मतलब वेट कर रहे हो उसका तो केजी में लिखोगे। ये क्वांटिटी आपकी गुड्स को जो सेलर होगा खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा और बायर को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको कितनी क्वांटिटी लेनी है। उसके बाद में बेटा आ जाता है प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स का प्राइस क्या होगा, जितनी कॉस्ट होगी उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड हो जाएगा। फिर बेटा क्या होता है पैकिंग ऑफ गुड्स। प्राइस दो लोगों ने क्या, हमने कहा कि मार्केट में तुम गए, तुमको एक कुछ भी ले लो, क्या लेना, मान लो सब्जी लेनी थी, ठीक। अब उसने बोला कि नहीं क्या बोलते हैं लौकी है 60 रुपये किलो है, तुम कह रहे हो नहीं अब 50 में दीजिए तो 1 किलो ले, मतलब बार्गेनिंग कर रहे हो। जब दोनों लोग सेटल हो गए एक प्राइस पे कि हाँ ठीक है इस प्राइस पे हम दोनों लोग एग्री करते हैं गुड्स को खरीदना और बेचना, तो वो प्राइस की बात हो गई। जब प्राइस हो जाएगी वो आपको पैक कर देगा, पैक करने के बाद में क्या गुड्स को सेंड करेगा। अब देखो यहाँ पे तो आप खुद लेने गए तो खुद ही ले आओगे, अगर मान लो कि आपने कहीं से ऑर्डर किया है तो गुड्स को क्या किया जाएगा, सेंड किया जाएगा। सेंड कैसे किया जाएगा ये आप लोग डिसाइड करोगे, मतलब बायर और सेलर आपस में डिसाइड करेंगे कि सेंडिंग मोड क्या होगा। फिर उसके बाद में बेटा डिलीवरी की बात भी आप लोग आपस में कैसे डिलीवरी होनी है, किस टाइम पे होनी है, किस डेट पे होनी है, ये तो आप लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद पेमेंट ऑफ प्राइस, पेमेंट कैसे करना है, पेटीएम के थ्रू करना है, जीपे करना है या कैश में देना है या बैंक अकाउंट में देना है, तो मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, क्रेडिट पे आप उधार सामान देते हो कि नहीं देते हो, बातें सारी कुल मिला के वही हैं। इस चैप्टर में बेटा आपका कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो एग्ज़ाम में आता हो और मतलब क्या है आता है और हम ना कराएं। तो अगर एक चैप्टर ख़त्म कर रहे हो तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। ये हमको लग रहा था कि एग्ज़ाम में आ सकता है तो हमने करा दिया। अब अगर तुम पीछे इसकी एक्सरसाइज भी देखना चाहो तो इसमें 3-4 MCQ दिए हैं, ज़रा MCQ का लेवल भी देख लो क्या है दिया है। ट्रेडिंग इन वेजिटेबल इन अ काइंड ऑफ, अब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है वेजिटेबल का, कौन सा मार्केट है ये, सबसे पहले पढ़ाया था, बोला है लोकल होगा, स्टेट होगा, इंटर स्टेट या फॉरेन। तो सिंपल सी बात है एक लोकेलिटी की बात कर रहा है, सब्जी कहाँ लोकल एरिया में नहीं मिल जाती है, लोकल ट्रेड हो गया। सेकेंड दिया है द लेटर सेंड बाय द बायर टू द सेलर फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स। गुड्स की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप कौन सा लेटर लिखते हो, सिंपल सी बात है इंक्वायरी लेटर लिखते हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड थ्रू फॉरवर्डिंग नोट्स के द्वारा, नोट जो हमने कल पढ़ाया था उसके थ्रू हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं या क्या किन चीज़ों की हमें इन्फॉर्मेशन होती है। दिया सेंडर नेम, नंबर ऑफ पैकेट, वेट्स इन गुड्स, ऑल ऑफ दिस, तो सिंपल सी बात है वो सारी चीज़ों को लिखा जाता है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। फिर दिया इफ द रेलवे रिसिट इज लॉस्ट द कंसाइनी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म। अच्छा तुम्हारी रेलवे की रिसिट खो गई है, सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करोगे, तो स्टेशन मास्टर को आप क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे कि हमारी रिसिट क्या हो गई है, खो गई है। तो ये हो गया। अब इसके बाद बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चन, ये वेरी शॉर्ट में दिया है डिफाइन होम ट्रेड, नहीं कर पाओगे, लोकल ट्रेड ये सब पढ़ाया हुआ है। उसके बाद में लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है ये भी पढ़ा दिया है।
फिर देखिए डिफाइन होम ट्रेड, व्हाट इज काइंड, ये भी कर लोगे। व्हाट इज इंक्वायरी लेटर भी पढ़ा दिया है, मतलब लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है, कोटेशन और ऑफर क्या होता है, यही सब है। फिर बताए, ये हमें एक 4th नंबर क्वेश्चन लग रहा था, इज रेलवे रिसीट इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ब्रीफ में समझाना था, ब्रीफ में इतना समझा दो बहुत है। और ऐसा व्हाट इज द डिफरेंस मेथड ऑफ, अब ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन में डिफरेंट मेथड ऑफ सेंडिंग गुड्स है, ब्रीफली डिस्कस एनी टू सच एज मेथड, इसमें लेकिन आपका रेलवे ही मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। ब्रीफली डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय रेलवे, तो सारे क्वेश्चन वही। अगर फिर भी आप ये चैप्टर रीड करो, अगर आपको लगता है, या मतलब अनसॉर्ट सॉल्व करो या जो भी करो, अगर आपको लगता है कि हाँ कोई चीज़ कोई पॉइंट छूट गए हैं तो हमको बता देना, हम करा देंगे, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ बचा नहीं है, ठीक। तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, या इससे पहले अकाउंट्स कर लेंगे, थोड़ा बैंकिंग देख लेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।